हाय फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने। आज हम लोग कुछ हट के बात करें। आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्टेट यानी राज्य, उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपको किस किस चीज़ों में काम आएगा, मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है, आई थिंक 3 वीडियोस चढ़ चुके हैं यूट्यूब पे। वो है आपके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लेकर के, केसेस को लेकर के। उस पर और भी वीडियोस आएंगी, जैसे मेवा मिल्स केस वगैरह भी मैं चढ़ाऊंगा आगे चलकर। लेकिन आज कुछ दोस्तों के कॉल्स आए और उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना आप कुछ ऑनर्स के ऊपर या फिर 11th के ऊपर ये वीडियोस बनाइए। तो मेरे दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हुए हैं फर्स्ट ईयर, उनके पॉलिटिकल थ्योरी में ये काम आएगा और भी चीजों में ये काम आएगा, ठीक ना। और जैसे तो ये जो टॉपिक है आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपको काम आएगा 11th में, काम आ सकता है, क्योंकि 11th में पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक पेपर है और ऑनर्स वाले को भी काम आएगा। ऑनर्स वाले को ज़्यादातर काम आएगा खास करके, ठीक ना। और जो पीसीएस वगैरह के ऑप्शनल के लिए भी ये चीज़ काम आएगा। तो मेरे दोस्तों, जब हम बात करते हैं राज्य की, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सोचिए थोड़ा। मैं जान रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये राज्य तो वही है, कौन सा, अपना झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यही राज्य है और क्या है? तो जी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी चकमा खा गए हैं। ये राज्य और वो राज्य में अंतर है। कैसे अंतर है वो मैं आपका दोस्त अभिषेक बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज्य में कैसे अंतर है, क्या क्या चीज होती है जो कि बिहार, ये पंजाब और इस राज्य को अलग बनाते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन पैदा करते हैं। राज्य के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, राज्य का हम लोग कंपैरिजन करेंगे विद द गवर्नमेंट, विद द सिविल सोसाइटी, विद द सोसाइटी, विद द नेशन। इन सब चीजों के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय फ्रेंड। तो राज्य के ऊपर आते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य का जो डेफिनेशन है वो बहुत डिस्प्यूटेड मैटर रहा है, क्योंकि आज तक को एग्जैक्ट फिक्स डेफिनेशन नहीं निकल के आ पाया है राज्य का। लेकिन हम लोग समझ के जान पाएंगे कि राज्य आखिरकार होता क्या है, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी का स्टार्टिंग हुआ, उसी टाइम से बहुत सारे जो उस टाइम के जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे, उनका मानना राज्य के प्रति कुछ और था। जो उसके बाद मिडिल एज में जो फिलोसफर्स आए, उनका मानना कुछ और था। जो मॉडर्न एज में आए, उनका मानना कुछ और था। तो इसीलिए इन तीनों एजेस के जो फिलोसफर्स थे, उनके अकॉर्डिंग जो राज्य का डेफिनेशन होता है वो डिस्प्यूट पैदा कर दिया। लेकिन उसी में से कुछ निकाल करके, कुछ एग्जैजरेट करके मैंने लाया है आप लोगों के लिए। जी हाँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं राज्य। तो जब हम राज्य की डेफिनेशन का बात करते हैं, ठीक ना, तो राज्य की जब डेफिनेशन का बात करते हैं, तो पहले जैसा कि मैंने कहा कि राज्य, तो यहां समझिए कि द होल political science revolve around the state। मतलब क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो पूरा पॉलिटिकल साइंस है, जो पूरा पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है ना, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? वो राज्य के इर्द गिर्द घूमती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि जो क्या है पॉलिटिकल साइंस, वो राजनीति शास्त्र है। क्या है? राजनीति शास्त्र, यानी राज्य के नीति का शास्त्र। किस तरह से एक राज्य की नीतियां चलती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? कि किस तरह से एक राज्य की नीतियां चलती है। हाउ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ स्टेट रेगुलेट्स, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राजनीति शास्त्र किस पे बेस्ड है? स्टेट पे बेस्ड है। अगर आप लोगों ने
जिन्होंने साइंस परस्यू किया होगा इससे पहले, उन्हें पता होगा कि एक थ्योरी है साइंस में, सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन या फिर सेंटर ऑफ द मास। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें क्या, उस थ्योरी में क्या कहा गया है कि यदि कोई मैटर है, इफ देयर इज अ मैटर, then the center point of that matter contains the whole weight of that matter। क्या मेरे प्यारे दोस्तों समझिए कि यदि कोई एक वस्तु है, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, वो पूरा द्रव्यमान कहां, उसके सेंटर पे हम लोग एज्यूम करते मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये था साइंस का थ्योरी, लेकिन यहाँ साइंस हम लोग नहीं पढ़ रहे माय डियर फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग द सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में जो स्टेट है वही सेंटर है। ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये क्या है, स्टेट है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर मैं पीएस लिखूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि ये पॉलिटिकल साइंस लिख रहा हूं मैं। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राज्य है वो किस तरह से जो मैंने अभी बताया था कि जो बिहार, राजस्थान, झारखंड वगैरह हो गए, और ये जो राज्य मैं बता रहा हूँ उसमें अंतर कैसे है। यहाँ बहुत ही भ्रमात्मक चीजों का बात हम लोग सुनते हैं, तो उससे हमें लग जाता है कि यही राज्य है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन ये राज्य नहीं है, ये राज्य की इकाइयां हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, राज्य की इकाइयां हैं। आइए दो एग्जांपल लेते हैं। ये डेफिनेशन लेने से पहले हम राज्य को एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। जैसे हम लोग दो कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इंडिया, एक इंडिया, एंड द अनदर वन इज यूएसए। क्या, यूएसए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया यूएसए में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट। किसके बेस पे, राज्य के आधार पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इंडिया और यूएसए में। मेरे प्यारे दोस्तों आइए समझते हैं। इंडिया में भी स्टेट्स हैं और यूएसए में भी स्टेट्स हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक ना। अब समझिएगा, वो थोड़ा लाइन का इश्यू हो गया था इसलिए वीडियो में रोकना पड़ा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे, इंडिया यूएसए में जो है वो उसके थोड़ा डिफरेंसेस को देख रहे थे। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। तो आइए, जो यूएसए क्या है, यूनाइटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्या, अमेरिका। तो यहाँ क्या, जो 50 राज्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें 50 राज्य के क्या है, देयर ओन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ओन फ्लैग, ओन गवर्नमेंट। यानी क्या, इन राज्यों के पास अपने संविधान, अपने झंडे और अपने गवर्नमेंट है। इन राज्यों के पास क्या ऐसा है, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इनके पास ना ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही अपना फ्लैग है, बस क्या है, अपना गवर्नमेंट है, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा कि इन दोनों देशों के संविधानों में क्या, इन दोनों देशों के संविधानों में, इंडिया और यूएसए के संविधान में क्या लिखा गया है, राज्य जो है क्या, राज्य वो क्या है, संघ की इकाई है, संघ की इकाई है। यानी क्या, स्टेट इज द यूनिट ऑफ द यूनियन। यानी क्या मेरे दोस्तों, जैसे कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आर्टिकल 1 पढ़े होंगे, क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, आर्टिकल 1 की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत इज
यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या? इंडिया जो कि भारत है, कौन? इंडिया यानी भारत, वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी क्या? संघ है। यहाँ पे क्या राज्यों को संघ कहा गया है। लेकिन जब हम लोग राजनीति शास्त्र में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग पीएस यानी क्या पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य को क्या कहते हैं? राज्य जो है एकमात्र क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। ठीक ना? ये किसकी इकाई है? इसकी, भारत की इकाई है राज्य। और फिर यूएसए की भी इकाई है राज्य। ये सब जो राज्य है इकाई है, वो पूरी तरह से संप्रभु राज्य नहीं है। तो इतना हम डिफरेंशिएशन बता दिए आपको। अब आते हैं हम लोग बिना ज्यादा घुमाते फिराते अपने जो डेफिनेशन है उस पे आते हैं। तो डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत सारे फिलोसफर्स के डेफिनेशन बताऊंगा मैं, कि उनके हिसाब से क्या कहा गया, उनके हिसाब से क्या कहा गया। देखिए, पहले गेटल साहब के बारे में बताते हैं। ठीक ना? आरजे गेटल थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सेंट्रल थ्योरी ऑफ क्या है? स्टेट है। सेंट्रल थीम ऑफ स्टेट है। क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज सेंट्रल थीम ऑफ स्टेट। राज्य का केंद्र, सेंट्रल थीम क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। ये पॉलिटिकल साइंस का सेंट्रल थीम क्या है? स्टेट है। सॉरी 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 सॉरी, स्टेट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। ये समझ गया मुझे। ठीक है? यानी राज्य के इर्द गिर्द पूरा पॉलिटिकल साइंस चलता है। ठीक है ना? अब हमारे गार्नर साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो शुरू भी कहां से होता है? राज्य से, और अंत भी कहां होता है? राज्य पे। पीएस लिखूंगा मैं, समझ जाइएगा पॉलिटिकल साइंस का बात कर रहा हूं। एंड्स विथ स्टेट। शुरू भी कहा? राज्य पे, और अंत भी कहा? राज्य पे। ठीक है ना? तो इसी इन सभी के बाद भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए। किन्हीं ने वरदान कहा, राज्य को वरदान कहा। ठीक ना? किन्हीं ने कहा कि ये सभी अथॉरिटीज से हट करके एक अथॉरिटी है। सभी अथॉरिटी कौन? चर्च, स्कूल, कोई एसोसिएशन, इन सभी से हट करके एक अथॉरिटी है। किन्हीं ने कहा कि ये एक्सप्लॉयटेशन यानी क्या? शोषण का एक मैकेनिज्म है। द स्टेट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए समझिए कि राज्य क्या है? शोषण करने का एक मशीन है। कैसे? तो भाई अगर राज्य शोषण करने का मशीन है तब तो राज्य अच्छा नहीं हुआ। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य अच्छा है, लेकिन क्यों? जब क्यों शोषण कर रहा है? यदि वो शोषण भी उचित तौर पे करे, सही तरीका से शोषण करे। जैसे समझिए अभी का जो स्टेट है, आप लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो आपसे शोषण कर रहा है ना, आपसे वो पैसा ले रहा है, आपको शोषित कर रहा है, और फिर उसी पैसे को घुमा करके आपको एड दे रहा है। यानी आपको बिजली दे रहा है, रोड बनवा रहा है, यानी आपका शोषण करके आपकी सेवा कर रहा है। ये क्या है? ये ही राज्य का एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो ये सब चीज निकला है। एक मैकाइवर थे, मैकाइवर साहब थे। मैकाइवर साहब ने क्या कहा था? मैकाइवर साहब ने क्या कहा था वो, तो देखिए मैकाइवर साहब ने क्या कहा था कि स्टेट जो है वो पावर है। किस चीज का पावर है? दैट हैज अथॉरिटी ओवर मैन। मतलब मैकाइवर साहब ने कहा कि स्टेट जो है पावर है। किस तरह का पावर है? जिसके पास अथॉरिटी है किसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों?
वहां के लोगों के ऊपर, अगर कुछ लोग रह रहे हैं एक जगह पे, उसके ऊपर किसी का अथॉरिटी चल रहा है तो वो स्टेट कहलाया। ये मैकाइवर साहब का कहना था। ये एक इटालियन फिलोसफर थे 16th सेंचुरी में इन्होंने ये बात कहा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आए एक और फिलोसफर का बात जानिए। ये देखिए ऐसा बुक जब उठाइएगा तो आपको बहुत सारे फिलोसफर का थिंकिंग पता चलेगा कि प्लेटो ने ये कहा, गार्नर ने वो कहा, ये वो बहुत सारे ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं निकाल करके आपको दे रहा हूं। जैसे हैरोल्ड जे लस्की साहब का बात करते हैं हम लोग। तो लस्की ने क्या कहा, अब देखिए समझ लीजिए। लस्की साहब ने कहा कि देखिए जो स्टेट है वो एक अलग तरह का अथॉरिटी है। कैसा है? एक अलग तरह का अथॉरिटी। कैसे अलग हुआ बाकी सब अथॉरिटीज से? देखिए, तो यदि आप दूसरे अथॉरिटीज की पार्टनरशिप लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, अदर अथॉरिटीज जैसे स्कूल, चर्च, टेम्पल, गुरुद्वारा, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई कंपनी, ये सब जो अथॉरिटीज हुए, अदर अथॉरिटीज, वो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ रहे हैं? मतलब राज्य को छोड़ के जो अदर अथॉरिटीज हुए, जो अदर एसोसिएशंस हुए, इंस्टीट्यूशन हुए, वो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि आप चाहें तो आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप बाध्य नहीं है, यू आर नॉट बाउंडेड टू डू वर्क एट दैट इंस्टीट्यूशन। आप उस इंस्टीट्यूशन, उस संस्थान में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। यदि आपकी मन है तो आप काम कीजिए, आपको कंपनी पे करेगा। आप काम नहीं कीजिएगा, आप छोड़ के जा सकते हैं, कंपनी आपको पे नहीं करेगा। यदि आपको मन है तो आप हिंदू धर्म मानिए, नहीं मन है तो आप छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। यदि आपका मन है आप स्कूल जाइए, यदि आपको मन है तो नहीं जाइए, यदि आपको मन है तो आप चर्च जाइए, और नहीं मन है तो नहीं जाइए। यानी क्या है, ये सब आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जब स्टेट का बात करते हैं, इफ एनी पर्सन और इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, आप किसी राज्य के कानूनी तौर पे एक पार्ट बन जाते हैं, एक नागरिक बन जाते हैं, तब यू आर बाउंडेड टू ओबे द रूल्स ऑफ दैट स्टेट। यदि आप किसी राज्य के नागरिक बन जाते हैं तो आप प्रतिबंधित हो जाते हैं उस राज्य के कानूनों को, उस राज्य के नियमों को मानने के लिए और उस राज्य के हिसाब से चलने के लिए। ये लस्की साहब ने कहा था। लस्की साहब ने कहा, क्या कहा? इफ यू एक्सेप्टेड अ लीगल citizenship of any state, then you are bounded to obey the rules and regulations of that state. Either you have taken the part of any association, you are not bounded to accept their rules and regulation and you can leave it. आप किसी अदर एसोसिएशन को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप राज्य को छोड़ के जा नहीं सकते हैं जब तक आप उसके सिटीजन हैं। ये लस्की साहब ने कहा था। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है राज्य का, किन्हीं ने राज्य को क्या सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा, किन्हीं ने कहा कि ये एक वरदान है, मोरल स्पिरिट का वरदान है, किन्हीं ने कहा कि ये बहुत सारे अथॉरिटीज से यूनिक अथॉरिटी है जो कि सुप्रीम पावर रखती है। किसी ने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो शुरू होता है स्टेट पे, अंत होता है स्टेट पे। और स्टेट क्या है? स्टेट इज फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। ये समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राज्य जो है वो शुरू कहां से होता है? क्रेडल, यानी पालना। पालना क्या होता है? कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पालने में रखा जाता है, वो पालना। यानी आप पैदा हुए वहीं से स्टेट का काम शुरू हो गया, आपके पालने से। और जब आप ग्रेव में यानी कब्र में जाते हैं वहां तक स्टेट जाता है, राज्य वहां तक जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी राज्य एक बहुत बड़ा वाइड एस्पेक्ट है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक ना? तो मेरे दोस्तों, जो अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि राज्य क्या है, अब इससे आगे आता है जो टॉपिक हमारा एलिमेंट ऑफ
स्टेट। क्या? एलिमेंट ऑफ स्टेट। अब एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या होता है मेरे दोस्तों? मतलब राज्यों के तत्व। क्या? राज्यों के तत्व। राज्य किन किन चीजों से मिलकर बना है मेरे प्यारे दोस्तों? यदि कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में तो वो कुछ चीजों से मिलकर के बना होगा। उनके बारे में जान लेते हैं हम। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो चीज है वो आपका क्या है राज्य होने के लिए? पॉपुलेशन, यानी क्या? जनसंख्या। दूसरा फिक्स्ड टेरिटरी, यानी निश्चित भूभाग। तीसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? दैट इज गवर्नमेंट, यानी क्या? सरकार। चौथा क्या है? वो है आपका सॉवरेनिटी, यानी क्या? संप्रभुता। अब पांचवा क्या है? वो है आपका इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहे 5 एलिमेंट। मेनली रूप से अभी तक हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में 4 ही एलिमेंट हुए हैं माने जा रहे हैं। कितने? 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन, द सेकेंड वन इज द फिक्स्ड टेरिटरी, द थर्ड वन इज द गवर्नमेंट एंड द फोर्थ वन इज द sovereignty, and the fifth one is going to be added, that is none other than international recognition, जो कि अभी तक ऐड नहीं हो पाया है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट किए हुए अपने इन एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब पॉपुलेशन का बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पॉपुलेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या होता है? अब समझिए, राज्य क्या है? राज्य एक घर है, ठीक है? राज्य एक घर है। आपने घर बना दिया मेरे प्यारे दोस्तों और उस घर में लोग ही नहीं रह रहे हैं, तो उस घर का क्या फायदा? उस घर का क्या फायदा? यदि आपका एक बहुत बड़ा घर बना हुआ, बहुत सुंदर है, टाइल्स मार्बल सब लगा दिया आपने, पुट्टी करवा दिया है, इन्वर्टर जनरेटर, all the facilities are available at that house, but when there is no any person to live in it, then it is waste. यदि आपके उस घर में रहने के लिए कोई आदमी ही नहीं है तो वो सभी फैसिलिटीज वेस्ट हैं। तो पॉपुलेशन एक राज्य में होना बहुत जरूरी है, समझे मेरे प्यारे दोस्तों? तो जिस तरह से घर में पॉपुलेशन होता है उस तरह से एक राज्य में पॉपुलेशन होना जरूरी है। तो ये पॉपुलेशन किस तरह से हेल्प करता है राज्य में, वो मैं बता देता हूं। राज्य के उन्नति के लिए, राज्य के प्रगति के लिए ये पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक ना? अगर ये पॉपुलेशन एक फिक्स्ड मतलब नहीं रहा, मिनिमम भी, तो कोई भी राज्य उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये हो गया जनसंख्या। अब जनसंख्या की बात जब हम कर रहे हैं तो जनसंख्या फिक्स्ड आज तक नहीं हुई है। कंटेम्परेरी में, मतलब अभी कंटेम्परेरी में भी कोई फिक्स जनसंख्या का बात नहीं कर रहे हैं, एंसेंट में भी कुछ नहीं फिक्स था। लेकिन कुछ कुछ फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने कुछ कुछ जनसंख्या के बारे में बोला है कि फिक्स्ड होना चाहिए, कुछ इतना होना चाहिए। उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। जो प्लेटो साहब थे, प्लेटो साहब ने कहा 50-40, यानी 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है? प्लेटो साहब ने क्या कहा? 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए। फिर आए रूसो ने बोला कि 10,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। एरिस्टोटल आए, एरिस्टोटल ने कहा कि इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया कि इतना अमाउंट होना चाहिए, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, बट इन्होंने कहा कि एक उन्नतिशील देश में कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना? ये रहा जनसंख्या की बात। अब आइए फिक्स्ड टेरिटरी का बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिक्स्ड टेरिटरी देखिए, इससे पहले हाँ,
ये जनसंख्या में हम लोग क्या जान लिए, पहला बात तो हम लोग जान लिए कि जनसंख्या बहुत जरूरी है। जनसंख्या कितनी कितनी होना चाहिए, इन्होंने कहा था कि होना चाहिए फिक्स, लेकिन कोई अमाउंट दिया नहीं कितना होना चाहिए। अब मैंने बताया कि हाँ, अब देखिए जो जनसंख्या है ये लिमिटेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लिमिटेड इतना होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड टू द रिसोर्सेज, मतलब राज्य में जितने संसाधन है उसके जितना ही होना चाहिए। जैसे समझिए अब एक राज्य में संसाधन 50 आदमी 5,000 आदमियों के रहने की है, ठीक है। 5,000 आदमियों के रहने के लिए वहां संसाधन क्या, रिसोर्सेज, मतलब वहां पानी 5,000 आदमियों के लिए है, लोगों के लिए है, रहने का जगह 5,000 लोगों के लिए है, खाने पीने का 5,000 लोगों के लिए है, ठीक है ना। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा हो जाता है तब क्या, वहां पे जो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा कि कम संसाधन, अगर जैसे सिंपल समझिए कि एक रोटी दे दिया जाए और एक आदमी को खाने के लिए कहा जाए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक पल के लिए एक रोटी एक आदमी खा करके रह जाएगा। लेकिन अब वही एक ही रोटी है, उसमें 10 आदमी को खाने दिया जाए, तो पहला बात तो कोई संतुष्ट नहीं होगा 10 आदमी, और हो सके जिसको ज्यादा भूख लगा रहा है वो दूसरों से लड़ भी जाए और उसे छीना झपटी भी कर ले। इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड टू द रिसोर्सेज होना चाहिए। क्या, लिमिटेड टू द रिसोर्सेज होना चाहिए था, ठीक है। ये बात सबसे जरूरी था, ठीक है ना, ये बात सबसे जरूरी था कि लिमिटेड टू द रिसोर्सेज, लिमिटेड टू द रिसोर्सेज होना चाहिए। एंड क्या, नॉट ऑफ द सेम रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। अब देखिए ये क्या है भाई साहब, अब इन्होंने बोला कि एक ही तरह के रेस, यानी एक ही तरह के रंग के, एक ही तरह के लिंग के, एक ही तरह के धर्म के, एक ही तरह के भाषा बोलने वाले लोगों का नहीं होना चाहिए। यानी क्या, नॉट होमोजीनियस सोसाइटी, सॉरी स्टेट। क्या, जो स्टेट है, स्टेट शुड नॉट बी होमोजीनियस। क्या, स्टेट शुड नॉट बी होमोजीनियस। स्टेट जो है, राज्य जो है वो होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही धर्म का, एक ही लिंग का, एक ही जाति का, एक ही भाषा का रहने वाले लोग वहां, बोलने या करने वाले लोग वहां नहीं रहने चाहिए। मतलब कोई ऐसा राज्य ना बने जहां सिर्फ गोरे लोग रहे, कोई ऐसा राज्य ना बने सिर्फ जहां इंग्लिश बोली जाए या हिंदी बोली जाए, कोई ऐसा राज्य ना बने जहां सिर्फ महिला रहे या सिर्फ पुरुष रहे। यानी होमोजीनियस स्टेट का कॉन्सेप्ट ना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब होमोजीनियस स्टेट का बात आता है तो ये नो लॉन्गर होता है। क्या, नो लॉन्गर स्टेबल, यानी ज्यादा दिन तक ये टिका नहीं रह सकता। क्योंकि जब देखिए सिंपल समझिए कि एक ही तरह के भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक ही तरह के लिंग के हैं, तो सब अपने आप को कहने लगेंगे कि भाई सुपीरियर कौन रहेगा, हम भी तो उसी तरह के हैं, हम क्यों नहीं सुपीरियर है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इसीलिए होमोजीनियस सोसाइटी या होमोजीनियस स्टेट नहीं होने चाहिए। और क्या बात है कि जो प्लेटो एरिस्टोटल ये सब थे, क्या प्लेटो और एरिस्टोटल थे, वो क्या कर रहे थे, वो स्टेट का जो बता रहे थे कि स्टेट किस टाइप का होना चाहिए, वो बोलते हैं डायरेक्ट। देखिए यहां पे मैं बता देता हूं आपको, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट। अब देखिए दोस्तों, दो तरह की डेमोक्रेसी होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए ये मैं बता दूंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए लेस पॉपुलेशन होना जरूरी है। क्या, लेस पॉपुलेशन होना जरूरी है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, डायरेक्ट
डेमोक्रेटिक स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहां हर एक डिसीजन वहां के जो लोग हैं उनसे पूछ के ली जाती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट वो होता है जिसमें पॉपुलेशन के थ्रू कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उनके डिसीजंस को लिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को और फिर भेजते हैं उन्हें संसद, ताकि वो वहां हमारे रिप्रेजेंटेशन करे और हमारे बिहाफ में वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और फिर उसको लागू करवाए। लेकिन जब डायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट का बात आता है तो वहां क्या होता है कि जैसे स्विट्जरलैंड की बात करते हैं हम लोग, तो वहां क्या है, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां हर एक लोगों से पूछा जाता है कि हाँ ये बिल बन रहा है, ये कानून बन रहा है, ये आपको पसंद है या नहीं है, ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है किससे? लोगों से। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में उनके रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्शन होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए लेस पॉपुलेशन होना चाहिए, ऐसा प्लेटो अरिस्टोटल ने कहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जनसंख्या के बारे में इतना चीज मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम लोग, तो नेक्स्ट जो पॉपुलेशन हम लोग का हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आते हैं फिक्स टेरिटरी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये टेरिटरी जरूरी है या फिर फिक्स टेरिटरी जरूरी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक राज्य होने के लिए फिक्स्ड टेरिटरी होना जरूरी है, ना कि टेरिटरी। क्योंकि टेरिटरी तो एक ऐसा है कि आज आप यहाँ पे बस गए, कल आप वहां पे बस गए, परसों वहां बस गए। जैसे कि नोमैडिक्स या फिर जो आदिवासी लोग रहते थे, जो जनजातीय प्रजाति रहते थे, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते थे, लेकिन उनके पास फिक्स्ड टेरिटरी ना होने के कारण उन्हें स्टेट का डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता। क्योंकि एक नोमैडिक आज यहाँ कल वहां, उनका कोई एक निश्चित सिविलाइजेशन या फिर निश्चित कल्चर नहीं है। इसी कारण से इसीलिए फिक्स्ड टेरिटरी होना जरूरी है, क्योंकि इस फिक्स्ड टेरिटरी में वो क्या अपना पावर जो है यूज करेगा। पावर ऑफ स्टेट इज यूज्ड विद इन दिस टेरिटरी so that no dispute occur। अब देखिए, ये भी बात है कि एक फिक्स टेरिटरी रहेगा तो डिस्प्यूट नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि ये बिहार एक स्टेट बन जाता है, तो यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, यहाँ के लोग बिना किसी परहेज के उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन यदि ये फिक्स टेरिटरी नहीं रहता तो आज बिहार सरकार, आज बिहार यहाँ है, यहाँ बिहार के लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे रूल रेगुलेशन बना के रखे हैं कि मान लीजिए कि कोई किसी का साथ झगड़ा नहीं कर सकता, झगड़ा करेगा तो फांसी दे देगा। ठीक है, ये ऐसा रेगुलेशन है। अब यहाँ के लोग मान लिए हैं, लेकिन यही सरकार यहाँ से उठ करके या फिर यही स्टेट यहाँ से उठ करके कहीं और से जाती है, फिर वही ये रेगुलेशन लगाती है, तो वहां के लोग इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उस स्टेट से फैमिलियर नहीं है, तो डिस्प्यूट हो जाएगा। इसलिए क्या है, फिक्स्ड टेरिटरी होना जरूरी है। नोमैडिक्स और जो ये थे आदिवासी लोग थे, उनके पास फिक्स्ड टेरिटरी नहीं थी, इसी के चलते वो स्टेट नहीं बन पाए। इसी चलते वो स्टेट। और जब ये फिक्स्ड टेरिटरी का बात आता है, तो ये टेरिटरी के अंदर जो भी रिसोर्सेज आएंगे वो सभी स्टेट के होंगे। जैसे कि क्या, ट्री, ओशन, डेजर्ट, और क्या, रिवर, और यहां तक कि स्काई, ये सभी क्या है, इस फिक्स टेरिटरी के अंदर आएंगे। 3 माइल्स तक जो है ओशन का जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि 22 नॉटिकल माइल्स है इंडिया का ओशन में जो टेरिटरी है। तो ये टेरिटरी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि फिक्स टेरिटरी रहना जरूरी है। इसके आगे हम लोग जानते हैं कि फिक्स टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों? कि गवर्नमेंट, अभी जैसा कि इससे पहले हम लोग जाने हैं कि गवर्नमेंट क्या है, सिनोनिम है, सिनोनिम ऑफ क्या है, स्टेट है मेरे प्यारे दोस्तों।
यानी राज्य क्या पर्यायवाची क्या है, वो सरकार है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य के कार्यों को कौन परफॉर्म करती है? गवर्नमेंट करती है। देखिए राज्य तो है, लेकिन उसकी शक्तियों का यूज, उसको चलाना, ये सब कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या है? सिनोनिम ऑफ स्टेट है, और ये बहुत जरूरी है, ठीक ना। और ये गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए। सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है ये न्यूट्रल टू ऑल रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन। ये जो गवर्नमेंट है वो सभी रिलीजन, सभी सेक्स, सभी कास्ट के लिए न्यूट्रल होनी चाहिए। किसी की तरफ ज्यादा डिटर्मिनेशन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी एक समुदाय को या फिर ज्यादा डिटर्मिनेशन दिया गया और बाकी सभी को हल्के में छोड़ दिया गया तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और वो एक अच्छे राज्य का निर्माण नहीं कर पाएगा। यानी सरकार की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है एक राज्य के निर्माण में, क्योंकि राज्य का जो पावर है उसका यूज कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? गवर्नमेंट यूजेज द पावर ऑफ स्टेट टू रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पावर का यूज कौन करता है? स्टेट के पावर का यूज कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो ये गवर्नमेंट भी हम लोग जान लिए। अब लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सॉवरेनिटी। ये जो सॉवरेनिटी है तो मेरे दोस्तों, कि यदि एक राज्य के पास क्या है? पॉपुलेशन हो गया, फिक्स टेरिटरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लेकिन अगर उसके पास संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य जो है वो क्या राज्य नहीं कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि यदि संप्रभुता बिना रहे राज्य कहलाया जाता तो हमारा बिहार भी एक राज्य होता, ना कि एक इकाई होता। झारखंड भी एक राज्य होता, ना कि एक इकाई होता। समझिए कैसे। संप्रभुता क्या है? सॉवरेनिटी क्या है? द एक्सट्रीम पावर, द मेन पावर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक ना, इसको सॉवरेनिटी कहते हैं। द मेन पावर ऑफ द अथॉरिटी कहता है। सॉवरेनिटी क्या है? एक्सट्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? मतलब whose decision is final। समझिए सॉवरेनिटी क्या है कि एक्सट्रीम लॉ मेकिंग पावर, एक्सट्रीम लॉ मेकिंग पावर यानी अथॉरिटी ऑफ पावर, मतलब कोई भी कानून बनाना, कोई भी नियम बनाने का सबसे ऊंचा पावर जिसके पास हो वो उसको सॉवरेन कहेंगे। उस सॉवरेन, अब देखिए दूसरे भाषा में ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, थोड़ा इजी वे में समझिए। देखिए सॉवरेनिटी का स्टेट कब कहलाएगा? जब नो इंटरफेयर ऑफ अनदर स्टेट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, फ्री टू डू एनी एक्सटर्नल अफेयर, ये दो चीजें आना चाहिए। नॉट इन अदर कंट्रोल। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तीन चीज मैंने लिखा है। नो इंटरफेयर ऑफ अनदर स्टेट, फ्री टू डू एनी एक्सटर्नल अफेयर, नॉट इन अदर कंट्री, नॉट इन अदर्स कंट्रोल। अब देखिए एक सॉवरेन
स्टेट कब कहलाएगा, जब वो उसके डिसीजंस में किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। अगर एक स्टेट डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल होगा, उसको कोई काट नहीं सकता। यानी वो क्या, फाइनल अथॉरिटी ऑफ डिसीजन क्या होगा, फाइनल अथॉरिटी ऑफ डिसीजन। डिसीजन लेने का फाइनल अथॉरिटी कौन रहेगा, स्टेट रहेगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाए। फ्री टू डू एनी एक्सटर्नल अफेयर, वो कोई भी एक्सटर्नल अफेयर कर सकता है। कैसे एक्सटर्नल अफेयर कर सकता है, मतलब अगर किसी दूसरे देश से ट्रीटी करना हो तो वो कर सकता है, ट्रेड करना हो तो कर सकता है, किसी तरह का बाध्यता उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। नॉट इन अदर कंट्रोल। जैसे कि 1947 से पहले इंडिया एक सॉवरेन स्टेट नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर डोमिनेशन था किसका, ब्रिटिश का, ब्रिटेन का। द ग्रेट ब्रिटेन का डोमिनेशन था, इंडिया क्या था, पूरी तरह से सॉवरेन नहीं था, क्योंकि वो बाहर से ट्रीटी नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, वो बंधा हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, द ग्रेट ब्रिटेन के थ्रू। इसीलिए 1947 से यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में इंडिया वाज नॉट द सॉवरेन स्टेट। नाउ द इंडिया वाज सॉवरेन स्टेट बिकॉज कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता इंडिया के मैटर्स में, वो एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इंडिया अब सॉवरेन हो गया, पहले नहीं था। ये बात समझ गए। जब कोई भी स्टेट फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, किसी तरह का उसके ऊपर कंस्ट्रेन नहीं हो कोई अदर स्टेट का, तब वो सॉवरेन कहलाता है। और ये बहुत जरूरी है, बिना सॉवरेनिटी के कोई स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी और गवर्नमेंट तो एक राज्य के पास होता है, यूनिट के पास भी होता है। कौन यूनिट, बिहार, झारखंड, ये सब के पास भी तो पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी और गवर्नमेंट है। लेकिन क्या ये राज्य बन गए, नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से सॉवरेन नहीं है। वो अपने टेरिटरी में सॉवरेन है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, राज्य नहीं हुए, वो क्या हुए, यूनिट ऑफ राज्य, यूनिट ऑफ स्टेट हुए, ठीक है। अब देख लीजिए, ये पांचवा जो था इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, ये इधर बात हो रही है पॉलिटिकल थ्योरीज में कि ये सब चारों चीज तो हो गया, लेकिन जब आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ना हो जाए, ये क्या होता है समझिए। जब कोई, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। अब मान लीजिए कि सिंपली हम तोड़ते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान को, आइए समझिए। जैसे ये मान लीजिए पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का यहाँ पे थोड़ा सा जगह जो था बलूचिस्तान का था, क्या बलूचिस्तान है पाकिस्तान के यहाँ पे। आप लोगों ने सुना होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट के अलग होना चाह रहा था। उस टाइम मोदी जी से बहुत गुहार भी किया था बलूचिस्तान वाला, और उस टाइम मैटर बहुत ये हो गया था, ये वाला पार्ट बलूचिस्तान, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये पार्ट टूट जाता, चलिए ये पार्ट टूट गया बलूचिस्तान, ये क्या हो गया, फिर बलूचिस्तान टूट गया पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ये टूट गया। अब देखिए, पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज है, सभी इंटरनेशनल देश जो हैं इसको मानते हैं कि ये एक देश है। अब ये बलूचिस्तान टूटा है, अब चलिए इसको कोई इंटरनेशनल स्टेज पे जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे मान लीजिए इसको इंडिया हो गया, फिर आपको हो गया यूएसए हो गया, और एक आध हो गया मान लीजिए रशिया हो गया, ये सब कह दिया कि हाँ भाई बलूचिस्तान एक देश है, बलूचिस्तान एक देश है, बस मान लिया तो ये क्या हो गया, एक देश बन जाएगा। अभी ये चीज का बात हो रहा है। और यदि इसको कोई भी देश मानने से इनकार कर दिया तो ये चाहे आजाद हो गया होगा, अलग हो गया होगा, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको एक राज्य नहीं माना जाएगा, एक फ्री स्टेट नहीं माना जाएगा, समझ गया। तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन क्या था कि कोई भी बड़ा देश जब किसी नए बने हुए देश को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले, उसको पहचान दे दे कि हाँ ये राज्य है, तब वो राज्य कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट समझ में आ गया होगा। 4 है, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, एंड 5वां जो होने वाला है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। इससे पहले हम लोग राज्य की परिभाषा समझ लिए हैं, किन किन फिलोसफर ने क्या क्या कहा वो समझ लिया है हम लोगों ने। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
and do subscribe my channel and like if the content is good. अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और इसमें जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको खराब लगा हो तो डू कमेंट प्लीज एंड ऑल्सो डिसलाइक। अगर आपको खराब लगा हो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मैं आपको बताने में विफल रह पाया हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अब इससे आगे के पार्ट में हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे जहां हम लोग सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, नेशन, ये सब से हम लोग स्टेट को कंपेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।